चलिए ध्यान दिया जाए। पिछले दिन तक हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी धारावाही लूप हो तो धारावाही लूप एक विद्युत द्विध्रुव के जैसा व्यवहार करता है, चुंबकीय द्विध्रुव के जैसा, है ना। क्या करता है? धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव के जैसे व्यवहार करता है और उस चुंबकीय द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण निकालना हम लोग पिछले दिन सीखे थे। m इक्वल टू आई इंटू ए, है ना। m इक्वल टू आई इंटू ए वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन निकालना कैसे सिखाया था द्विध्रुव आघूर्ण का कि राइट हैंड के 4 उंगली को करंट के डायरेक्शन में घुमा दो, अंगूठा जिधर होगा उधर ही क्या होगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा होगा, है ना। और हम लोग क्या जाने थे लास्ट टाइम? कि लास्ट टाइम क्या जाने थे कि अगर कोई भी लूप है, क्लोज लूप है, तो क्लोज लूप से अगर धारा बहेगी आई तो ये क्लोज लूप बिहेव करेगा किसके जैसे? चुंबकीय द्विध्रुव के जैसे। अगर इस लूप का एरिया हो ए और इससे प्रवाहित धारा का मान हो आई तो m इक्वल टू हम लोग कितना लिखते थे? m इक्वल टू हम लोग लिखते थे आई ए, जहां एरिया को वेक्टर के जैसे मानते थे और किस दिशा में लेते थे? द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर है, तो आप कहिएगा किधर? अंदर के तरफ। बात समझ में आ रही है? आज हम लोग क्या करेंगे कि इसी द्विध्रुव को यानी कि इसी लूप को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे तो हम लोग देखेंगे क्या कि इस पर कितना बल लग रहा है और इस पर कितना बल आघूर्ण लग रहा है। जैसे आप पढ़े थे पीछे भी कि अगर किसी विद्युत द्विध्रुव को हम लोग किसी भी विद्युत क्षेत्र में रख देते थे, अगर किसी विद्युत द्विध्रुव को हम लोग विद्युत क्षेत्र में रख देते थे, ये माइनस क्यू और यहां से एक प्लस क्यू और इस दोनों के बीच का एंगल 12, तो डायपोल मोमेंट P लिखते थे हम लोग कितना? Q इंटू 12, और इस पर लगने वाला जो टॉर्क का मान होता था, टॉर्क कितना लिखते थे? P क्रॉस, यानी कि P कितना? Pe साइन थीटा, जहां पर थीटा क्या होता था? डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। इतना बात आपको याद होगा, है ना। तो इतना बात याद होगा तो आप जरा सा सोचिए कि अगर विद्युत द्विध्रुव को विद्युतीय क्षेत्र में रख रहे हैं तो उस पर टॉर्क लग रहा है। इसी तरह से अगर किसी चुंबकीय द्विध्रुव को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर भी बल लगेगा, उस पर भी टॉर्क लगेगा। कितना लगेगा ये चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा फिर से मैं टॉर्क का चर्चा करूं कि टॉर्क एक ऐसा कारक है जो किसी चीज को घूमने के लिए जिम्मेदार होता है। क्या किसी चीज को घूमने के लिए जिम्मेदार होता है, उसी को क्या बोलते हैं? टॉर्क। टॉर्क निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद हो अगर, तो टॉर्क इक्वल टू हम लोग लिखते थे फोर्स इनटू वैसा डिस्टेंस जो कैसा हो? परपेंडिकुलर हो, है ना। अगर मान लो कि इसको घुमाना है तो क्या मैं इसको इधर खींचूं और इसको इधर खींचूं और इसको इधर खींचूं तो ये घूमेगा क्या? नहीं घूमने का एक ही कारण है कि यदि दो बल एक ही लाइन के अलोंग काम करने लगे तो कोई टॉर्क नहीं लगता है। अगर इसको घुमाना है तो इसको मुझे अगर इधर खींचना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? इधर खींचना पड़ेगा। अब देखो कि ये दोनों फोर्स डिफरेंट लाइन के अलोंग है, मेरा हाथ दोनों देखो अलग अलग लाइन है, तो अलग अलग लाइन के अलोंग जब फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा? यहां से घूमेगा। जैसे हम लोग साइकिल का हैंडल घुमाते हैं, तो साइकिल का हैंडल घुमाने के लिए एक को आप इधर खींचते हैं तो दूसरे को धक्का देते हैं तब घूमता है। लेकिन जरा सा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक को ऐसे खींचे और दूसरे को ऐसे खींचे तो हैंडल घूमेगा? नहीं घूमेगा। तो जब भी बल एक ही रेखा के अनुरूप लगने लग जाए, जब भी बल एक ही रेखा के अनुरूप लगने लग जाए का मतलब हुआ कि ये अगर कोई चीज है तो इस पर हम एक बल इधर के तरफ लगाएं और एक बल हम इधर के तरफ लगाएं, तो देखिए कि जो दोनों बल है वो एक ही रेखा के अनुरूप लग रही है, तो ये वाला तार घूमेगा नहीं। इसको अगर घुमाना है तो इसी दोनों बल को अगर हम इसको मान लो कि ऐसे कर दें और इस बल को हम क्या कर दें? ऐसे कर दें। अब देखो कि ये इस रेखा के अनुरूप लग रही है जबकि ये वाला बल एक दूसरी रेखा के अनुरूप लग रही है। तो जब दो बल का युग्म किसी भी रेखा पर दो अलग अलग रेखाओं के अनुरूप काम करती है तो टॉर्क लगता है। लेकिन अगर दोनों ही बल एक ही रेखा के अनुरूप काम करने लग जाए तो फिर किसी प्रकार का टॉर्क नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब इतनी बात समझ में आ रही है तो ये था हमारा पिछला बातचीत। और आज का बातचीत करना है क्या? कि आज का बातचीत करना है क्या कि चुंबकीय द्विध्रुव। जब भी हम लोग अब चुंबकीय द्विध्रुव का बात करें, जब भी हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव का बात करें तो चुंबकीय द्विध्रुव का बात करें तो किस चीज का बात करेंगे? धारावाही लूप का। किस चीज का? धारावाही लूप का। बात समझ में आ रहा है? चुंबकीय द्विध्रुव धारावाही लूप पर
चुंबकीय क्षेत्र में, पर चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में आरोपित, चुंबकीय क्षेत्र में आरोपित, आरोपित बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र में आरोपित बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र में आरोपित बल आघूर्ण का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। बल आघूर्ण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि आपको ये पता है कि कोई भी चुंबकीय द्विध्रुव है तो धारावाही लूप ही चुंबकीय द्विध्रुव के जैसा व्यवहार करता है। कल मैं आपको बताया था। इसका द्विध्रुव आघूर्ण निकालना भी हम लोग सीखे थे, है ना, कि द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है भाई? M इक्वल टू P क्रॉस I इंटू A, है ना। कितना निकाले थे? M इक्वल टू I इंटू A। अब देखिए कि इस चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। इसी लूप को क्या करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो हम लोग दो चीजों का कैलकुलेशन करेंगे। क्या? कि इस लूप पर कुल बल कितना लग रहा है, और दूसरा बात कि इस लूप पर कुल टॉर्क का मान कितना लग रहा है, अर्थात बल आघूर्ण का मान कितना लग रहा है। तो मान लीजिए क्या, मान लीजिए क्या कि यहां पर एक आपके पास में है मैग्नेटिक फील्ड जो कि क्रॉस है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का जब भी हम लोग चर्चा करेंगे तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा और समान चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? और इस चुंबकीय क्षेत्र में आपको पता है कि जब भी हम किसी धारावाही चालक को रखते हैं तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है, जिस चुंबकीय बल का मान कितना होता है? IBL sin थीटा के बराबर में। बात समझ में आ रही है? ये सब पीछे मैंने पढ़ाया है कि इस पर जो बल लगने वाला होता है वो कितना? IBL sin थीटा के बराबर में। तो भाई साहब जरा सा सोचो कि अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में मैं किसी धारावाही लूप को रखता हूं, और जब धारावाही लूप को मैं इसमें रखूंगा तो लूप को रखने के बाद इस पर कुछ ना कुछ बल लगेगा कि नहीं लगेगा? खाली लूप के रखने से नहीं लगेगा, जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तब बल लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर मान लीजिए कि इसमें हम थोड़ा देर के लिए धारा बहा दें ऐसे आई, तो ये आई धारा ऐसे आएगी, ये धारा आई ऐसे आएगी, और ये धारा आई ऐसे चली जाएगी। अब आप देखना कि मान लेते हैं क्या कि इस लूप का लंबाई है A और इस लूप का चौड़ाई है कितनी? B। इस लूप का लंबाई है कितना? A और इस लूप की चौड़ाई है कितनी? B। तो इसमें देखिए कि चार भुजाएं हैं, चार भुजाएं हैं। चारों भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? बल लगाएगा। बल कितना लगाएगा? तो ये चुंबकीय क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है कि ये चुंबकीय क्षेत्र है कितना? B। मान लो कि इन सारे का नाम हम रख लेते हैं कुछ भी, 1 2 3 और 4। इस चारों का हम अलग अलग नाम रख लिए, चारों भुजाओं का। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर इस चारों भुजाओं को देखना कि चुंबकीय क्षेत्र गया है अंदर के तरफ, और इस बोर्ड के जैसा ही लूप इसमें रखा हुआ है जो कि चुंबकीय क्षेत्र के क्या है? लंबवत है। तो अगर हम बात करें बल आघूर्ण का, हम बात करें किस चीज का? बल आघूर्ण का। तो आप देखिए कि इसमें जो बल आघूर्ण है या द्विध्रुव आघूर्ण जो है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या है? तो द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा ज्ञात करने के लिए आपको मैं क्या बताया है कि राइट हैंड के चार उंगली को करंट के डायरेक्शन में घुमा दीजिए। तो करंट के डायरेक्शन में जब घुमा दीजिएगा तो द्विध्रुव आघूर्ण किधर की तरफ होगा? अंदर की तरफ होगा। और चुंबकीय क्षेत्र भी किधर है? तो अगर बात करें चुंबकीय क्षेत्र के बीच का और द्विध्रुव आघूर्ण के बीच का कोण, तो कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों भाई? कि देखो कि यहां से द्विध्रुव आघूर्ण भी अंदर के तरफ और ये चुंबकीय क्षेत्र भी किधर? अंदर के तरफ। तो यदि जो है, यदि द्विध्रुव आघूर्ण M तथा चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B के बीच का कोण, बीच का कोण थीटा बराबर 0 डिग्री, या मैं लिख लेता हूं कितना? 180 डिग्री हो तो, अभी मैं दोनों केस को मैं एनालिसिस कर दूंगा। ध्यान देना कि यदि थीटा का मान कितना हो? 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मतलब क्या कि द्विध्रुव आघूर्ण अंदर के तरफ और चुंबकीय क्षेत्र भी किधर? लेकिन मान लो कि इसमें हम अगर करंट का डायरेक्शन पलट दें, करंट का डायरेक्शन क्या करें? उल्टा कर दें। तो जब करंट का डायरेक्शन उल्टा कर देंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण किधर लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र है किधर? अंदर के तरफ। मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इस दोनों केस को जरा सा ध्यान से देखिएगा।
कि ये जो खिड़की है, जो लूप है, ये लूप चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। मतलब अगर हम इस पहले वाले वायर का बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र जा रही है अंदर, ये वायर जा रहा है किधर। अगर इसका बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र जा रही है अंदर, ये वायर कैसे जा रहा है। अगर इसका बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर और वायर किधर आ रहा है, और इसका बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर और ये वायर किधर आ रहा है। मतलब प्रत्येक स्थिति में L और B के बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो अगर हम बात करें F1 का, ध्यान देना, अगर हम बात करें F1 का तो F1 जो होगा वो कितना होगा, IBL साइन थीटा के बराबर में। तो थीटा का मान तो भाई हर जगह 90 डिग्री है। थीटा का मान क्या है हर जगह, हमको सोचना ही नहीं है। L ऐसे जा रहा और चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा, दोनों कितना एक दूसरे के लंबवत है। अब जब लंबवत है तो ये बताओ कि इस पर लगने वाला बल जो लिखेंगे वो बल कितना लिखेंगे, IB। लंबाई इसकी कितनी है, लंबाई इसकी कितनी है, ये B है तो ये भी कितनी हो जाएगी, यानी कि IBB साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा। जरा सा इस बल का दिशा देखो, तो बल का दिशा देखने के लिए मैंने क्या बोला है कि राइट हैंड पाम रूल लगाओ। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि अपने हाथ के 4 उंगलियों को जाने दीजिए किधर, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में जाने दीजिए और अंगूठा को किधर, करंट के। जब करंट के दिशा में जाएगा अंगूठा और 4 उंगली जाएगी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में, तो हथेली का दिशा क्या बताएगा, बल का दिशा बताएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर लगने वाला जो बल ये है F1, ये F1 किधर लगेगा, बाहर की तरफ। बात समझ में आ रही है। जरा सा देखो, अगर बात करें F2 का तो ये F2 कितना लगेगा, करंट I, चुंबकीय क्षेत्र B, और इसका लंबाई कितना है A, IBA के बराबर में लगेगा, लगेगा कि नहीं। IBL साइन थीटा लिखते हैं, करंट I, चुंबकीय क्षेत्र B, और इसकी लंबाई कितनी A, तो IBA के बराबर में लगेगा। जरा सा इसका दिशा देखो, तो 4 उंगली गया चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में, अंगूठा गया करंट के डायरेक्शन में, फोर्स किधर लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो F2 लग रहा है वो किधर, ऊपर की तरफ। इसको देखो F3 के बराबर में, F3 को देखो जरा सा कि F3 कितना लगेगा, IB, और इसका लेंथ है कितना, डायरेक्शन देखो, गया चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में और करंट आया किधर, नीचे। फोर्स किधर लगेगा, इधर बाहर की तरफ। तो ये लग गया क्या, F3। और F4 का बात करिए तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र गया इधर, करंट आया इधर, फोर्स किधर लगेगा, फोर्स लगेगा नीचे। ये हो गया क्या, F4। और जरा सा देखो ध्यान से कि जो F4 का मान है, जो F4 का मान है, ये F4 का मान भी कितना हो जाएगा, IB, और लेंथ कितना, A के बराबर में। ये A तो ये भी कितना, A के बराबर में। अब देखिए कि ये चारों फोर्स F2 और F4 एक दूसरे के विपरीत दिशा में भी है और बराबर भी है। एक दूसरे के विपरीत दिशा में भी है और क्या है, F1 और F3 एक दूसरे के विपरीत दिशा में भी है और एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। इसका मतलब इस पर लगने वाला जो F नेट होगा, F नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस पर लगने वाला कुल परिणामी बल का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों भाई, कि यहां पर जो है सो F1 एंड F1 और इसके अपोजिट वाला F3 और क्या कि F2 एंड F4, ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसल कर देगा। और जब कैंसल कर देगा भाई तो इसका मतलब इस पर नेट फोर्स कितना बचेगा, 0। अब जरा सा ध्यान से देखना, ये लंबवत है, यही लूप मान लो, बोर्ड को क्या मान लो, लूप। इस पर एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और एक फोर्स लग रहा है ठीक नीचे की तरफ। मतलब एक फोर्स अगर ऊपर लग रहा है तो दूसरा फोर्स किधर लग रहा है, इसके कारण कोई टॉर्क होगा क्या, नहीं होगा कोई टॉर्क। क्यों कि एक ही लाइन के लॉन्ग फोर्स लग रहा है, और जब एक ही लाइन के लॉन्ग फोर्स लगता है तो किसी प्रकार का टॉर्क। बात समझ में आया कि नहीं आया। दूसरी बात ये देखो कि F3 लग रहा है इधर के तरफ और F4 लग रहा है इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। F3 और F1, F3 और F1 कैसे लग रहा है, ये इधर, तो दूसरा सेम लाइन के लॉन्ग इधर, तो ये भी सेम लाइन के लॉन्ग लग रहा है, इसके कारण भी बोर्ड घूमेगा। तो जब नहीं घूमेगा भाई, इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि यहां पर जो है सो क्या है कि जो आपका F1 F3 है, जो आपका F1 F3 है, जो आपका F1 F3 है, F1 F3 एंड F1 F3 एंड जो आपका F2 F4 है, ये क्या है, एक ही रेखा के अनुरूप काम कर रहे हैं, एक ही रेखा के
अनुरूप आरोपित हो रहे हैं, तो एक ही रेखा के जब भी बल अनुरूप आरोपित होता है तो एक ही रेखा के अनुरूप आरोपित होने वाले बल के कारण जो टॉर्क होता है वो टॉर्क कितना होता है, टॉर्क कितना होता है। इसका मतलब यहाँ पर टॉर्क नेट का जो वैल्यू होगा ये भी कितना हो जाएगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, याद रहेगा कि नहीं, कि यहाँ पर जो टॉर्क नेट का वैल्यू रहेगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जो टॉर्क नेट का वैल्यू होगा, जो टॉर्क नेट का वैल्यू होगा वो टॉर्क नेट का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि चारों बल दो बलों का युग्म अगर अलग अलग रेखाओं के अनुरूप लगता तो घूमता, लेकिन दो बलों का युग्म क्या लग रहा है, एक ही रेखा के अनुरूप लग रहा है, तो ये घूमेगा, जब घूमेगा नहीं तो टॉर्क कितना हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी लूप को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दें, क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दें, इसका मतलब कि M और B के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री हो या तो सर ये 0 डिग्री वाली केस थी, 180 वाले में क्या होगी, 180 वाले में मैं क्या बोला कि केवल करंट को पलट दो, तो करंट को पलटोगे तो ये फोर्स अंदर और ये भी किधर, अभी भी दोनों क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी अंदर और ये भी किधर, ये दोनों भी क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, तो अभी भी नेट फोर्स 0 और अभी भी नेट टॉर्क कितना। तो जब भी B और M के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री हो या तो 180 डिग्री हो तो आरोपित बल का परिमाण कितना होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रहा है, कुल लूप पर आरोपित बल का परिमाण कितना होगा और आरोपित टॉर्क का मान भी कितना होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखो कि इसी खिड़की को चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जा ही रही है और इस खिड़की को हम पकड़ेंगे और थोड़ा सा घुमा देंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा घुमा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लो कि ये मेरी हाथ है लूप, मेरी हाथ है लूप, तो इसका डायरेक्शन अंदर के तरफ जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसका डायरेक्शन ये पेन शो करेगा कि नहीं, ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये पेन दिखाएगा कि नहीं, ये लूप है और इसमें ऐसे करंट बह रही है, तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर, ये पेन का डायरेक्शन है कि नहीं। अब जरा सा देखो कि अगर हम इस लूप को घुमाते हैं तो साथ साथ में मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी क्या होता है, घूम रहा है कि नहीं। तो अगर हम इस लूप को पकड़ के घुमाएंगे तो भाई मैग्नेटिक मोमेंट भी घूमेगा कि नहीं। अब जरा सा ध्यान देना कि अगर लूप को हम थीटा कोण घुमाए तो मैग्नेटिक मोमेंट भी कितना घूमेगा, थीटा कोण घूमेगा। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। अब देखिए कि यदि हम लोग दूसरा केस की तरफ देख रहे हैं, क्या कि यदि वेक्टर m तथा वेक्टर b के बीच का कोण जो है, वेक्टर m तथा वेक्टर b के बीच का कोण थीटा हो। ध्यान देना कि दोनों के बीच का कोण कितना हो, थीटा। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास पहले था लूप, मेरे पास जो पहले था लूप, ये लूप था कुछ ऐसा, मेरे पास जो पहले लूप था ये लूप था क्या, कुछ ऐसा। लेकिन अब की बार जो हम लोग लूप ले रहे हैं, इस लूप को हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा घुमा दिए, थोड़ा सा घुमा दिए तो लूप हो जाएगा तुम्हारा कुछ, लूप हो जाएगा तुम्हारा कुछ ऐसा। देखते रहो, इसको थोड़ा सा घुमा देंगे तो जो लूप हो जाएगा, ये लूप ऐसा, ये यहां से ऐसा और ये यहां से ऐसा। लग रहा है कि इस लूप को पकड़ के थोड़ा सा क्या किया गया, टेढ़ा कर दिया गया। अब जब टेढ़ा कर दिए तो कितना एंगल से घुमाए भाई, एंगल से घुमाइए वाला कितना, थीटा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि इसमें अपने को क्या रहा है, अपने को कह रहा है ये कि जो चुंबकीय क्षेत्र है आपका, ये चुंबकीय क्षेत्र है कैसा, क्रॉस है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो क्रॉस है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो क्या है, क्रॉस है अंदर की तरफ। अब ध्यान से देखना कि जब ये लूप था, धारा इससे प्रवाहित हो रही थी कितनी, आई, धारा इससे प्रवाहित हो रही थी कितनी, आई, तो इस लूप से भी कितनी धारा प्रवाहित होगी। अरे भैया लूप वही है, बस मैंने केवल क्या किया, इसको घुमा दिया, इसका लंबाई a और इसका लंबाई कितना, b। बात समझ में आ रहा है। अब इस लूप को जब हम थीटा कोण से घुमाएंगे, देखना ध्यान से कि इस लूप को जब हम थीटा कोण से घुमाएंगे तो पहले जो मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में था, थीटा 0 डिग्री पर था, वो अब मैग्नेटिक फील्ड तो बदल नहीं रहा है, ये तो अंदर की तरफ ही है। देखना मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही है, लेकिन अब डायपोल मोमेंट घूम गया इतने से, तो घूम गया तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा।
कितना एंगल हो जाए, पहले 0 डिग्री पे था दोनों, पहले मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, डाइपोल मोमेंट भी इधर, लेकिन अब घुमाने के कारण मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही रह गया, लेकिन डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, कितने एंगल से, तो अब दोनों के बीच का कोण कितना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखिए कि अब जो दोनों के बीच का है कोण है कितने का, थीटा का, तो मैं क्या लिखा कि यदि m तथा b एक के बीच का कोण कितना हो जाए, थीटा हो जाए। अब देखना कि लगने वाला बल जो है, अब देखना कि लगने वाला बल जो है, वो लगने वाला बल वही है, अभी भी तुम देखो तो चारों साइड जो है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ही है, क्या, तो भाई चुंबकीय क्षेत्र जा रही है ऐसी और ये वाला साइड है ऐसे, है ना, तो ऐसे है, तो ये साइड और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। यहां पर भी कितना, 90 डिग्री, ये वाला साइड भी कितना, 90 डिग्री, और ये वाला भी कितना, 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है। देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है अंदर के तरफ, और जो पहले ऐसे थे इसको हम थोड़ा सा घुमा दिए, थोड़ा सा घुमा दिए, तो ऊपर वाला और नीचे वाला साइड थोड़ा सा घूमेगा चुंबकीय क्षेत्र के रिस्पेक्ट में, किसी एंगल थीटा पे आएगा, तो जितना ऊपर वाला घूमेगा उतना ही क्या घूमेगा, लेकिन ये देखना कि ये यहां पर है ये वाला साइड, और इसको घुमा करके हम यहां ले आए, अभी भी चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अभी भी दोनों क्या होगा, तो ये दोनों साइड जो है वो हमेशा ही लंबवत रहेगा, लेकिन ऊपर वाला और नीचे वाला घूम रहा है, तो ऊपर वाला और नीचे वाला जब घूम रहा है भाई, तो जितना एंगल से ऊपर वाला घूमेगा उतना ही एंगल से नीचे वाला भी घूमेगा। मतलब अगर हम ऊपर वाले पे फोर्स का बात करें, अगर हम ऊपर वाले इस पर फोर्स का बात करें, तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा, ध्यान दीजिएगा कि इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा, इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा भाई, अगर ऊपर के तरफ लगा कितना, ऊपर के तरफ लगा IBL के जगह A और साइन थीटा के बराबर में, क्योंकि थीटा एंगल से घुमा दिए, तो नीचे वाला फोर्स भी कितना हो जाएगा, IBA साइन थीटा के बराबर में। देखो इसको जो घुमा रहे हैं हम लोग, तो घुमाने के बाद ये दोनों बल, ये दोनों बल, ये दोनों बल जो लग रहा है वो एक ही रेखा के अनुरूप लग रहा है, जिसके अनुरूप ये क्या हो रहा है, घूम रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो इसके कारण ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो इसके कारण तो एफ नेट 0 हुआ, और इसके कारण कोई टॉर्क, इसके कारण कोई टॉर्क नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान देना कि अब ये वाला जो घूमा है, ये वाला जो घूमा है, इस पे एक बल लगेगा किधर के तरफ, तो बल लगाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र को अंदर डालो, और ये तो इस पर एक बल लगेगा इधर के तरफ, कितने के बराबर में लगेगा, तो ये जो बल लगेगा F इक्वल टू ये लगेगा IB, और साइड लेंथ कितना, ये अभी भी लंबवत है। इस पर जो बल लगेगा, ध्यान देना, ये किधर, बाहर के तरफ, ये भी कितना लगेगा IB, और इसका लेंथ कितना है, अरे आप देखो कि अगर कोई चीज अंदर के तरफ जा रही है और इसमें हम खड़ा होकर के घूम रहे हैं, तो तुम देखना कि मेरे मुंडी का जो है सो एंगल घूमेगा, मेरे मुंडी का एंगल घूमेगा, ये ऊपर से जो हाथ है, ये देखना कि अगर हम घूमेंगे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ है और हम ऐसे घूमेंगे तो ये हाथ से एंगल घूमेगा, लेकिन मेरा जो ये साइड है ये अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, ये साइड भी क्या है, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन ये वाला साइड क्या हो रहा है, लगातार एंगल चेंज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। ये दोनों साइड हमेशा क्या है, ये अंदर के तरफ ऐसे घूमे तो भी लंबवत, ऐसे घूमे तो भी, लेकिन ये वाला साइड घूम के एंगल चेंज कर रहा है, इसीलिए यहां ऊपर नीचे वाले के साथ थीटा में लिखे हैं, और इधर लंबवत ही है इसीलिए IBL ही लिखे हैं। बात समझ में आ रहा है। अब जरा सा ध्यान से देखो कि इस पूरे कहानी को तुम टॉप से देखो, कहां से देखो इस पूरे कहानी को, तो ये देखो कि यहां पर भी ये दोनों कैंसिल करेगा, ये दोनों फोर्स भी एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो यहां पर भी अगर हम लोग बात करेंगे एफ नेट का, तो एफ नेट कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन जरा सा इस पूरे कहानी को आप देखिए कहां से, ऊपर से। तो पूरे कहानी को जब आप ऊपर से देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा कि आपको पूरे कहानी को जब आप ऊपर से देखिएगा तो आपको दिखेगा क्या कि ये पहले जो ऊपर वाली लाइन थी ये थी कैसे, ऐसे, पहले जो ऊपर वाला लाइन था ये था कैसे, सीधा। अब इसको हम लोग क्या किए, घुमा दिए, थीटा एंगल से घुमा दिए, तो कैसा हो गया, ऐसा। बात समझ में आ रहा है। पहले था कैसा ऊपर वाला लाइन, सीधा लाइन था, सीधा लाइन ऊपर से देख रहे हो ऐसे झांक के, अब इसको घुमा दिए तो ये कैसा हो गया। अब ध्यान देना कि इस पर जो लगने वाला बल है, तो इस पर तो इधर के तरफ लग रहा था भाई पहले के टाइम में IBB के फोर्स, और इधर भी लग रहा था कितना, IBB का फोर्स, एक ही लाइन के अलोंग था, इसीलिए कोई टॉर्क नहीं हो रहा था। लेकिन अब देखिए कि इस पर इधर लग रहा है कितना फोर्स, F इक्वल टू IBB के बराबर में, और इस पर लग रहा है इधर के तरफ फोर्स कितना, F इक्वल टू IBB के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं।
अब ये दोनों बल देखो कि एक ही रेखा के अनुरूप नहीं है, ये वाला लग रहा है इस रेखा के अनुरूप और ये वाला लग रहा है इस रेखा के अनुरूप। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए कि पहले वाले केस में कैसे फोर्स लग रहा था, ऐसे एक ही रेखा के अनुरूप, तो कोई टॉर्क नहीं था। लेकिन जब इसको घुमा दिए तो घुमाने के बाद अब ये दोनों बल जो लग रहा है, इस वाले पे इधर के तरफ और इस वाले पे इधर के तरफ, ये दोनों बल अलग अलग रेखाओं के अनुरूप काम कर रही है। तो जब अलग अलग रेखाओं के अनुरूप काम कर रही है भाई, इसका मतलब सिंपल सा बल है क्या कि ये अब घूमना शुरू करे। ऐसे सोचो कि कोई लूप ऐसे है रखा हुआ, ध्यान देना, ये फोन है लूप, और इसको अगर मैं इधर खींचूं एक हाथ से और इसको इधर खींचूं दूसरे हाथ से, तो ये क्या होगा, घूमेगा कि नहीं? घूमेगा। तो क्यों घूम रहा है? क्योंकि जो बलों का युग्म इस पर काम कर रहा है, एक इस रेखा के अनुरूप तो दूसरा इस रेखा के अनुरूप, अलग अलग। लेकिन जरा सा सोचो कि इसको मैं इधर खींचने लगूं इधर, और इस हाथ से मैं इधर खींचने लगूं, तो ये घूमेगा क्या? क्यों? कि बल एक ही रेखा के अनुरूप काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो जब ये बल अलग अलग रेखाओं के अनुरूप काम कर रहा है तो ये लूप क्या होगा? घूमेगा। ये लूप क्या होगा? घूमेगा। और ये लूप घूमेगा भाई साहब, तो घूमेगा तो इस पर टॉर्क लगेगा। अब देखो कितना एंगल से घुमा दिए, थीटा एंगल से घुमा दिए। ध्यान देना, ऊपर वाला साइड का लेंथ है कितना? तो ऊपर वाला ही साइड ना हमको दिख रहा है। अगर हम ऊपर से झांक के देख रहे हैं तो ये वाला दिख रहा है कि ये वाला दिख रहा है? ऊपर वाला दिख रहा है। ऊपर वाला का लंबाई है कितना? ए, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, और यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखो कि टॉर्क के बारे में तुम जानते हो कि जो बल आघूर्ण लगता है, जो आपका लगने वाला बल आघूर्ण है, ये बल आघूर्ण जो लगता है, बल आघूर्ण जिसको आप टॉर्क बोलते हैं, ये होता है कितना? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। फोर्स इंटू वैसा लेंथ जो फोर्स के क्या हो? परपेंडिकुलर। ये वाला लेंथ फोर्स के परपेंडिकुलर तो नहीं है, ये वाला लेंथ भी फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं है। अब ध्यान देना कि फोर्स के परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो कौन सा है, जरा सा ध्यान देना कि फोर्स के जो परपेंडिकुलर लेंथ है, ध्यान दीजिएगा कि फोर्स के जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो है ये वाला। बात समझ में आ रहा है? यहां पर भी जो फोर्स के परपेंडिकुलर लेंथ है वो है कौन सा वाला? ये वाला। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो कि जब ये लेंथ लाना है तो इस a/2 को घुमाओगे तो जिसके साथ थीटा लगा है उसके साथ कॉस थीटा, हाँ जिसके साथ नहीं लगा है तो ये वाला साइन थीटा, तो ये भी कितना? तो ये वाला लेंथ जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? a/2 साइन थीटा के बराबर में। ऐसे नहीं बुझाए तो इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में देखो ध्यान से, इस त्रिभुज में तुम साइन थीटा क्या लिखोगे? साइन थीटा लिखोगे p/h। तो परपेंडिकुलर कितना है? कुछ भी मान लो x, यही हमको निकालना है। हाइपोटेन्यूज कितना है? a/, तो x बराबर कितना हो जाएगा? a/2 साइन थीटा, यही ना निकालना था। तो या तो वेक्टर से देखिए या तो ट्रिगोनोमेट्री से देखिए। बात समझ में आ रही है? तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ का मान है, ये परपेंडिकुलर लेंथ का मान कितना आ गया? इस परपेंडिकुलर लेंथ का मान आ गया कितना? a/2 साइन थीटा के बराबर में। अच्छा, ये वाला परपेंडिकुलर लाइन भी उतना ही हो जाएगा, कितना? a/2 साइन थीटा के बराबर में। क्योंकि देखो जिसके साथ थीटा लगा है कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं लगा है उसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा? a/2 साइन थीटा के बराबर। अब देखो कि हमको लिखना है टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। तो इस दो साइड में आधे में ये पॉइंट इसके अबाउट ये घूम रहा है, इस पॉइंट के अबाउट ये क्या कर रहा है? घूम रहा है। यहां के अबाउट ही क्या हो रहा है? ये लूप पूरा घूम रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से इधर का टॉर्क देखो और यहां से इधर का टॉर्क देखो, दोनों टॉर्क निकालो और दोनों टॉर्क को क्या करो? जोड़ दो। बात समझ में आ रहा है? दोनों टॉर्क को क्या करो? जोड़ दो। तो आप देखिए कि अगर हम लोग टॉर्क बराबर लिखेंगे तो पहला वाला F और इंटू L कौन सा वाला? इंटू L कौन सा वाला? परपेंडिकुलर वाला, प्लस दूसरा वाला F इंटू लेंथ कौन सा वाला? परपेंडिकुलर वाला। तो पहला वाला फोर्स जो है वो कितने के बराबर में? IB इंटू B के बराबर में। और इसका जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो कितना है? इंटू a/2 साइन थीटा के बराबर, प्लस दूसरा वाला फोर्स भी कितना है? IB के बराबर में। कितना है? IB के बराबर में। और परपेंडिकुलर लेंथ इसका भी कितना है? a/2 कितना? साइन थीटा के बराबर। समझ में आ रहा है? देखिए तो दोनों सेम क्वांटिटी है।
और नीचे इसका भी 2, मतलब ये आई बी बी ए साइन थीटा का आधा, और ये भी आई बी बी ए साइन थीटा का आधा। आधा आधा को जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये टोटल टॉर्क जो निकल के आ जाएगा, ये कितना निकल के आ जाएगा, आई बी बी ए साइन थीटा के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई बी बी ए साइन थीटा के बराबर में। अब जरा सा ध्यान देना कि ये वाला जो लूप है, इसका लंबाई है ए, चौड़ाई है कितना, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए इंटू लंबाई गुने चौड़ाई। ये ए इंटू बी है, बी ए, इसको क्षेत्रफल लिख दें एक ही साथ में। तो एक ही बात में जब क्षेत्रफल लिख देंगे तो देखो कि टॉर्क इक्वल टू निकल के आएगा कितना, टॉर्क इक्वल टू निकल के आएगा आई बी कैपिटल ए साइन थीटा के बराबर। आएगा कि नहीं? कितना आएगा, आई बी ए साइन थीटा के बराबर में, जहां ए जो है वो एरिया है, एरिया बराबर ए है, एरिया बराबर ए है, और एरिया बराबर जब ए है भाई तो इस ए का मान कितना हो जाएगा, ए इंटू बी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जरा सा देखो ध्यान से, इसी टॉर्क को हम लोग लिख रहे हैं कितना, आई ए बी साइन थीटा। और देखो ये भी टर्म कहीं पर देखा देखा सा लग रहा है, ये क्या है, एम है, आई इंटू ए क्या है, एम है। तो इसको भी भाई साहब हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एम बी साइन क्या थीटा। टॉर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम बी साइन थीटा, चूंकि एम बराबर कितना होता है, एम बराबर होता है कितना, आई इंटू ए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि जब ये एम बी साइन थीटा लिख लिए तो यहां पर एम बी है वेक्टर और बी भी है क्या, एम भी वेक्टर है और बी भी वेक्टर है, और साइन थीटा के साथ लिखा हुआ है, तो या तो इसको एम क्रॉस बी लिखेंगे या तो इसको बी क्रॉस। तो अब क्या लिखा जाए, बी क्रॉस एम की एम क्रॉस बी। तो एक तरीका तो तुम ऐसे सोच सकते हो, क्या एक तरीका तुम ऐसे सोच सकते हो कि भाई साहब अगर हमको टॉर्क लिखना होता था तो पी क्रॉस ई लिखते थे, मतलब मोमेंट पहले और फील्ड बाद में। तो एक तो यहां से तुम डायरेक्ट सीख सकते हो कि मोमेंट पहले और फील्ड बाद में लिखेंगे, यानी कि टॉर्क इक्वल टू अगर हमको लिखना है तो हम लोग कितना लिखेंगे, एम क्रॉस बी। कितना लिखेंगे, एम क्रॉस बी। एक तरीका तो यहां से तुम सिंपल सा सीख सकते हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगने वाला टॉर्क पी क्रॉस ई लिखते थे, पी साइन थीटा। तो यहां भी क्या था, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है? तो क्रॉस प्रोडक्ट में या तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो आप कहिएगा कि जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा ये एम क्रॉस बी के डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो पहले टॉर्क का डायरेक्शन इधर से डिसाइड करो। तुमको पता है कि एम का डायरेक्शन लूप में किधर हो रहा है, अंदर की ओर। तो अब तुम सोचो यहां से कि मैग्नेटिक फील्ड है अंदर के तरफ और जो तुम्हारा एम है वो है यहां से थीटा एंगल पे। ऐसे ये मान लेना तुम अंदर के तरफ, और ये मान लो कि यहां से मैग्नेटिक मोमेंट है थीटा एंगल। अब देखो कि जो तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट टॉर्क है, ये टॉर्क ऐसे घूमेगा, इसको ऐसे खींचेंगे तो ऐसे घूमेगा। ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कैसा टॉर्क मानते हैं, पॉजिटिव की नेगेटिव? क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। ये कोई फिक्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा। टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में आप एक को पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरे को, आप देखिए ध्यान से कि ये भी इधर घूम रहा है, ये भी कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना खींचोगे तो, और ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। देखो दोनों के रोटेशन का डायरेक्शन क्या है, सेम है, पॉजिटिव डायरेक्शन मान के चलेंगे ऊपर की तरफ। अब देखो कि यहां से हमको देखना है क्या कि बी क्रॉस एम और एम क्रॉस बी में कौन सा ऊपर की तरफ जाएगा। ध्यान देना, मैं ये पलट दिया हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, ठीक है ना, और यहां से जो है सो ये मोमेंट है किधर, ऐसे घुमाओगे तो ऐसे घुमाए हैं थीटा एंगल पे, तो मोमेंट जाएगा ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड मेरा हाथ इधर अंदर की तरफ। अब आप देखिए कि आपको एम क्रॉस बी ऊपर मिल रहा है कि बी क्रॉस एम ऊपर मिल रहा है। एम क्रॉस बी ऊपर मिल रहा है तो ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में घूम रहा है। तो एम क्रॉस बी ऊपर मिल रहा है, इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्शन के हिसाब से भी क्या रख सकते हैं, एम क्रॉस बी। और नहीं तो याद करने के लिए सीधे आप पी क्रॉस ही याद किए हुए हैं, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, एम क्रॉस बी। ये था क्या पूरा का पूरा टॉर्क कितना लगता है। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे क्या पूछा जाए कि किसी भी लूप पर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो नेट फोर्स हमेशा ही जैसे ही कहे कि बंद लूप को रखे मैग्नेटिक फील्ड में, तुमसे पूछ दे कि नेट फोर्स कितना होगा,
जीरो, चाहे थीटा का मान कुछ भी रहे, चाहे थीटा का मान 0 डिग्री रहे, चाहे थीटा का मान 180 डिग्री रहे। बात समझ में आ रहा है? जब भी पूछे कि नेट बल कितना, 0, लेकिन टॉर्क पूछे तो टॉर्क में अगर थीटा का मान आप 0 देखिए या 180 देखिए, 0 या 180 का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर, तो लूप है इसके लंबवत, ठीक ना। चाहे लूप में करंट उल्टा बहा देंगे तो थीटा 180 हो जाएगा, लूप में करंट ऐसे बहेगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। अभी देखो कि इसमें थीटा का मान है कितना, 0, मोमेंट भी अंदर और फील्ड भी किधर, थीटा 0। अगर हम करंट उल्टा बहा देंगे तो करंट उल्टा बहा देंगे तो मोमेंट हो जाएगा बाहर और करंट हो जाएगा, थीटा का मान कितना, दोनों ही केस में एफ नेट कितना और टॉर्क इसमें कितना, कब, जब थीटा का मान कितना हो, 0 या 180 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? और अगर कहे कि किसी एंगल थीटा से घुमा दिए तो एफ नेट अभी भी कितना, किसी भी चीज पर जब बराबर बल विपरीत दिशा में लगता है तब टॉर्क लगता है। बात समझ में आ रहा है? साइकिल के हैंडल को घुमाना है तो जितना से इस साइड खींचेंगे उतना से इधर धक्का भी देना पड़ेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कि नहीं, बराबर बल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो एफ नेट कितना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और टॉर्क इस केस में लगेगा जिस टॉर्क का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, एम बी साइन थीटा, या टॉर्क इक्वल टू कितना, एम क्रॉस बी। अब आपसे ये पूछते कि टॉर्क का मान अधिकतम कब होगा और टॉर्क का मान न्यूनतम कब होगा। बात समझ में आ रहा है कि किसी भी धारावाही लूप पर लगने वाला टॉर्क का मान अधिकतम कब होगा और टॉर्क का मान न्यूनतम कब होगा। तो टॉर्क अधिकतम होने का मतलब ये सोच लो बहुत जल्द झटके में घुमाएगा, और टॉर्क न्यूनतम होने का मतलब आराम से घुमाएगा या नहीं घुमाएगा। अगर कम हुआ टॉर्क तो आराम से घुमाएगा, अगर अधिक टॉर्क हुआ तो एकदम पकड़े और पकड़ के घुमा दिए एक झटके में। तो टॉर्क अधिक होने का मतलब क्या कि एक झटके में खट से घुमा देगा, और टॉर्क कम होने का मतलब आराम आराम से घुमाएगा। जैसे देखो कि अगर हमको बोल्ट टाइट करना होता है, बोल्ट टाइट करना होता है तो शुरू में हम क्या करते हैं, ऐसे रिंच फंसाते हैं, एकदम घुमाते चले जाते हैं, घुमाते चले जाते हैं, घुमाते आराम से घुमा रहे हैं। क्यों? फोर्स कम लगाना पड़ रहा है, टॉर्क भी क्या है, आराम आराम से घूम रहा है। लेकिन जब लास्ट में बोल्ट टाइट हो जाता है तो हमको क्या होता है, झटके में फोर्स लगाना पड़ता है, और तब जाकर के बोल्ट को टाइट करना पड़ रहा है। तो झटके में फोर्स लगाने का मतलब क्या, फोर्स हम लगा रहे हैं अब अधिक। तो जब फोर्स अधिक लगाएंगे तो टॉर्क का मान भी क्या होगा, शुरू में हम क्या कर रहे थे, फोर्स लगा रहे थे कम, तो स्मूथली घूम रहा है या झटके में घूम रहा है, तो स्मूथली घूम रहा है मतलब टॉर्क कितना लग रहा है, 0, बात कम लग रहा है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर झटके में घुमाना पड़ रहा है इसका मतलब टॉर्क कितना लग रहा है, अधिक। जैसे सोचो कि अगर हम ऐसे सिंपली ये दे दें और इसको बोले घुमाओ, घुमाते रह जाओगे, घुमाते रह जाओगे, आराम आराम से घूम भी रहा है। लेकिन अब हम इसको क्या करें, स्प्रिंग बना दें, क्या करें, स्प्रिंग बना दें, और स्प्रिंग बना के हम इधर कस के पकड़ लें कि इसको घूमने नहीं दे। यहाँ से शुरू में तुम तो आराम से घुमाओगे, 2 बार घुमाओगे, 3 बार घुमाओगे, चौथा बार से क्या होने लगेगा, धीरे धीरे तुमको घुमाने में ज्यादा फोर्स लगने लगेगा। इसका मतलब इसका टॉर्क का वैल्यू क्या हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया? तो अब देखिए कि आपसे यही बात पूछे क्या कि मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा। तो टॉर्क इक्वल टू हम लोग देखे क्या, टॉर्क इक्वल टू देखे कितना, एम बी साइन थीटा होता है। टॉर्क इक्वल टू कितना होता है, एम बी साइन थीटा। तो अगर बात करें अधिकतम टॉर्क के लिए, अगर बात करें किसके लिए, अधिकतम टॉर्क के लिए, तो अधिकतम टॉर्क के लिए देखिए कि कोई लूप अगर दे दिया, ध्यान देना कि कोई लूप अगर दे दिया और उससे प्रवाहित धारा का मान दे दिया, तो लूप का क्षेत्रफल नियतांक और धारा का मान भी नियतांक, मतलब एम बी क्या, इसको बदल, जैसे कोई डायपोल दे दिया तो डायपोल मोमेंट नहीं बदल सकते हैं, ऐसे ही अगर कोई लूप दे दिया तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी आप, चुंबकीय क्षेत्र एक समान है ही। मेरे हाथ में केवल इतना है कि हम लूप को पकड़ के घुमाएं, मेरे हाथ में केवल क्या है कि हम लूप को पकड़ के मतलब थीटा का मान बदल सकते हैं। तो अगर बेटा टॉर मैक्सिमम चाहिए तो इसका मतलब एम बदलेगा ही नहीं, बी बदलेगा ही नहीं, इसका मतलब साइन थीटा का मान कितना चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। और साइन थीटा का जो मैक्सिमम मान है, साइन थीटा का जो मैक्सिमम मान है ये कितना होता है, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। इसका मतलब यदि थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो टॉर्क का मान क्या होगा, और मैक्सिमम में कितना होगा, साइन 90 डिग्री 1, यानी कि मैक्सिमम कितना हो जाएगा, एम बी के बराबर। बात समझ में आया कि नहीं? अगर पूछे कि टॉर मिनिमम कितना होगा, तो टॉर मिनिमम के लिए वही एम बी साइन थीटा को क्या होना पड़ेगा, साइन थीटा को कितना होना पड़ेगा,
और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता? मैथ्स में होता -1, लेकिन अपने फिजिक्स में कितना होता? क्योंकि देखना यहां थीटा एम और बी के बीच का एंगल है, एम बी वेक्टर और बी भी क्या, दो वेक्टर के बीच का अधिकतम एंगल कितना होता? 180 डिग्री। तो साइन का अगर हम 180 डिग्री में ग्राफ देखें तो साइन का ग्राफ ऐसे चलता है ना, ध्यान देना, ये 0 डिग्री, ये π/2 90 डिग्री, ये पाई 180 डिग्री, ये 3π/2 270 डिग्री, और ये 2π कितना 360 डिग्री। अपने को मतलब है कितना से? अपने को मतलब है केवल 180 डिग्री तक से। और 180 डिग्री में आप देखिए यहां पर आइएगा तब मिनिमम वैल्यू -1 होगा, यहां पर जाइएगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितना, लेकिन 0 से 180 तक में मिनिमम वैल्यू है कितना और मैक्सिमम वैल्यू है कितना 1। बात समझ में आ रहा है? तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू का अगर हम लोग बात करेंगे तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू का अगर बात करेंगे तो साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होगा, ये साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0 होगा। और यहां से थीटा बराबर पहला तो 0 डिग्री आएगा और दूसरा कितना आएगा 180 डिग्री, जो कि पाई पर भी 0 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये केस है, अगर पहला वाला केस है जहां थीटा कितना है 0 डिग्री या 180 डिग्री, इस दोनों ही केस में टॉर्क कितना लग रहा है 0 लग रहा है। बात समझ में आया ना? तो अगर थीटा 0 डिग्री रहे मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में, या अगर थीटा कितना रहे 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री कब होगा? जब इस करंट को पलट दो, सीधे करंट को पलट दोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट बाहर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थीटा कितना, अभी भी टॉर्क कितना। और जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड के साथ मोमेंट एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो कब ये ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट 90 डिग्री ऐसे बनाना पड़ेगा। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो उसमें लूप को कैसा होना पड़ेगा, ऐसा होना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जाएगा, ध्यान देना, तो ये बोर्ड जिस प्लेन में है इस प्लेन में अगर लूप को रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट या तो इधर आएगा या तो उधर जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड या तो अंदर और करंट बदल दिए तो या तो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सोच लो ऐसे जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट इसके परपेंडिकुलर हो, मतलब इसमें जो लूप रखना पड़ेगा, ये लूप कैसे रखना पड़ेगा, बोर्ड के जैसे। बात समझ में आ रहा है? बोर्ड के जैसे रखेंगे तब मैग्नेटिक मोमेंट इधर भी परपेंडिकुलर या इधर भी रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट किधर भी बहे। बात समझ में आ रहा है? तो अगर थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो टॉर्क का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। और अगर थीटा का मान 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तो टॉर्क का मान मिनिमम होगा। और टॉर्क मिनिमम का मान कितना होगा? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? अगर इतनी बातें समझ में आई तो आज के बाद 2 लेक्चर और बचा है आप, एक लेक्चर, हाँ कल और परसों एक साइक्लोट्रॉन बचा हुआ है जिसमें आपको पढ़ के आना है क्या, पढ़ के आना है क्या, आपको बताए थे कभी इलेक्ट्रॉन की गति बताए थे ना। तो चक्कर लगाएगा तो इसमें टाइम पीरियड कोई वेलोसिटी पर डिपेंड करता था और कोई एक चीज था जो वेलोसिटी पर डिपेंड, एक रेडियस था एक टाइम पीरियड था। कि अगर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज घूमेगा तो आपको बताए थे कि सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो कितना बड़ा रेडियस बनाएगा ये डिपेंड करता था वेलोसिटी पे, लेकिन वेलोसिटी पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता था। कम वेलोसिटी से आएगा छोटा सर्कल बनाएगा तो भी 2 सेकंड में कंप्लीट कर लिया, अगर तो बड़ा सर्कल बनाएगा तो भी ये 2 ही सेकंड में कंप्लीट कर लेगा। ये चीज पढ़ के आइएगा। तो कल आपको पढ़ाएंगे साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, और फिर उसके बाद पढ़ाएंगे आपको एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये भी एक डिवाइस है। गैल्वेनोमीटर हम लोग कभी पढ़े हुए हैं पीछे भी, तो बस ये जान लिए थे कि गैल्वेनोमीटर होता है कोई जो करंट को डिटेक्ट करता है। अब की बार गैल्वेनोमीटर का पूरा मैकेनिज्म पढ़ना है कि गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है। मैं थोड़ा सा ही बताया था उधर, लेकिन अब क्या करेंगे पूरा डिटेल में कैलकुलेशन के साथ देखेंगे। 2 दिन में ये एक बहुत बड़ा चैप्टर मैग्नेटिज्म का खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग अगले चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर के तरफ बढ़ेंगे।